नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। और आज का हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस एसी सर्किट का। दैट इज़ द मल्टी फेज या पॉली फेज या थ्री फेज, टू बी प्रिसाइज थ्री फेज सर्किट। तो हम बात करेंगे थ्री फेज सर्किट के बारे में। जनरली यहाँ पर आप जब हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो फेज का मतलब एक तरह से कितने ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं उससे भी होता है, कितने वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं उससे भी होता है। तो जैसे अगर हमने क्या रखा है, जनरली क्या होता है, हमारे पास मैग्नेट होता है, ये हमारे पास मैग्नेट है। सपोज ये नॉर्थ और साउथ है, इसके बीच में हमने एक कॉइल रखी है और उसमें आर्मेचर वगैरह लगा है, और वही जब रोटेट करती है इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलती है। इसे हम सिंगल फेज कहते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि इस कॉइल के बीच में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सिंगल कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है। सो इट इज़ अ केस ऑफ सिंगल फेज, या एक ही तरह का वोल्टेज होता है तो इसे सिंगल फेज इसके यहाँ पर नाम दिया गया है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में दो या दो से ज़्यादा अगर हम कॉइलों को अरेंज करेंगे तो हम वहाँ पर मल्टी फेज या पॉली फेज या टू बी प्रिसाइज थ्री फेज सर्किट की कंडीशन को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे। इसे आप देख रहे हो कि एक सिंगल फेज जनरेटर जो होता है, इट हैज़ ओनली वन आर्मेचर वाइंडिंग एंड जनरेट सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट। केवल एक ही उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है और उसकी वजह से वो एक ही तरह का वोल्टेज जनरेट करता है, करंट या वोल्टेज जनरेट करता है। बट इन द मल्टी फेज या पॉलीफेज जनरेटर, दो टू और मोर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड एंड सेपरेटेड बाय इक्वल इलेक्ट्रिकल एंगल्स। तो दो या दो से ज़्यादा हमारे पास वाइंडिंग्स होती हैं और उनके बीच में, उनको जो वाइंडिंग को रखते हैं हम उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो हम उनके बीच के एंगल, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एंगल कह रहे हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, द नंबर ऑफ वाइंडिंग डिटरमाइन द फेज। कितने वाइंडिंग आप यूज कर रहे हो उस बेसिस पर आपको नाम देना पड़ेगा कि थ्री फेज है या टू फेज है। एग्जाम्पल के लिए, चूँकि हमारा सिलेबस में थ्री फेज की बात है तो हम शुरुआत थ्री फेज से ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक थ्री फेज जनरेटर में तीन सेपरेटेड बट आइडेंटिकल वाइंडिंग्स होती हैं। तीन तरह की वाइंडिंग होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर अलग अलग होती हैं, अपार्ट होती हैं और रोटेट करती हैं एक कॉमन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो तीन कॉइल, जैसे आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल है। आपका ये मैग्नेट है, ये एक तरह से मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये नॉर्थ और साउथ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है जो अप्लाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप देख रहे हो एक कॉइल ये जो है, एक कॉइल यहाँ पर है, एक दूसरी कॉइल ये है जिसको हम कॉइल नंबर बी कह रहे हैं, एक कॉइल ये है इसको हम कॉइल नंबर ए कह रहे हैं। और ये जो कॉइल्स हैं ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल पर अरेंज है। तीन कॉइलें हैं, तीन कॉइल हैं और 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 120 डिग्री आता है। तो ये 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल अपार्ट है और इनको रोटेट करने का हम मौका देते हैं। ये रोटेट करते हैं एक कॉमन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, अगर हम कहें यहाँ पर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल थ्री फेज के अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि थ्री फेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन। अब जरा यहाँ पर देखें, जैसे कॉइल नंबर सी है, ये वाली कॉइल जो मैंने रेड करके कर दिया आपको, ये कॉइल है। जब ये घूमेगी तो आपके पास, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इसका नॉर्थ और साउथ मान लो अरेंज है, घूमना शुरू करेगा तो इसकी बात जीरो शुरू होगी। जीरो मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइडेंटिकल थे, उस हिसाब से बात करना शुरू करेंगे। तो हमारा ये फेज ऐसे जाएगा। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हो, ये कॉइल नंबर ए अकेली अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमती तो इस तरह का बिहेवियर वहाँ पर आता। अच्छा, उसके बाद क्या है, उससे कुछ एंगल पर कॉइल बी है, उससे एक एंगल पे हमने कॉइल बी को रखा है। तो कॉइल बी क्या होगा कि जब जब ये पहली वाली जो कॉइल थी उसके साथ 120 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है इसका 120 डिग्री का है, 120 डिग्री जब हो जाएगा तब कॉइल नंबर बी उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगी और उसकी करंट फिर वहाँ से चलना शुरू होगी। तो कॉइल बी की जो करंट है वो यहाँ से अब चलना शुरू होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कॉइल ए और कॉइल बी के बीच में 120 का फेज डिफरेंस, यानी इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएं इस तरह से,
तो ऐसा होगा, कुछ 120 का होगा। उसके बाद फिर कॉइल नंबर ए आएगी। तो पहले कॉइल नंबर सी जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में थी, उसके 120 के बाद कॉइल नंबर बी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगी, उसके 120 के बाद कॉइल नंबर सी आएगी। तो यानी कॉइल नंबर सी की तुलना में कॉइल नंबर ए का जो फेज है वो 120 का दुगुना 240 हो चुका है। और फिर हमारी जो कॉइल नंबर सी है उसका करंट यहाँ पर शुरू होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से बढ़ा दें तो इस तरह से इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो यहाँ कोई सारे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। तो कुल मिला करके आपके पास ये कॉइल नंबर ए, कॉइल नंबर बी, कॉइल नंबर सी, इन तीनों कॉइलों के जो वोल्टेज हैं वो टाइम के साथ या एंगल के साथ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक थ्री फेज़ नेटवर्क, थ्री फेज सिस्टम का पूरा हिसाब किताब हो गया है, जहाँ पहली कॉइल की फिर करंट होगी, दूसरी कॉइल की भी होगा, तीसरी कॉइल की भी होगा। खास बात यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक खास बात तो ये देख सकते हो, जैसे आपका यहाँ वोल्टेज पीक हुआ, अगर हम केवल सिंगल फेज लेते, फॉर एग्जांपल आपके पास केवल सिंगल फेज होता, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें केवल यहाँ पर सिंगल फेज होता तो क्या होता, तो सिंगल फेज में आपके पास सिर्फ ये करंट होती, ये इसका मैक्सिमम होता, यहाँ टिक बना दिया मैंने। फिर थोड़ी देर बाद आप एक पूरा लाइन होने के बाद फिर से इसका मैक्सिमम आता। तो जब ये कॉइल सिंगल फेज में होता है तो मैक्सिमम, दो मैक्सिमम के बीच में एक पूरा वेवलेंथ का एक अंतर होता है। लेकिन जब पॉलीफेज है, जैसे कि एक मैक्सिमम आया, उसके बाद फिर अगली कॉइल भी वैसा ही रिस्पांस दिया, उसका फिर मैक्सिमम आ गया, उसके बाद फिर उससे 120 डिग्री पर अगली कॉइल ने अपना रिस्पांस दिया, उसका मैक्सिमम आ गया। तो हम देखते हैं जल्दी जल्दी हमको मैक्सिमम मिलते हैं। यानी कि ऐसे जो सर्किट होते हैं, ऐसे जो सिस्टम होते हैं जहाँ तीन तरह की कॉइल रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ हमको जल्दी जल्दी हायर मैक्सिमम कंडीशंस वोल्टेज को करंट की मिलती है। तो पावर का यहाँ हमको फ़ायदा होता है। और हम इस तरह से क्या करते हैं, तीन कॉइल का इस्तेमाल करके उसी मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस ज़्यादा पावर जनरेट करने की वजह से अगर हम इन कॉइलों को थोड़ा छोटा भी कर दें तो भी इस मशीन की साइज़ भी छोटी हो जाएगी, लेकिन इससे जनरेट होने वाली जो पावर होगी वो एक सिंगल फेज मोटर से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने इसको बड़ा बनाया साइज में तो आप इसकी मदद से एक बड़ा मतलब लार्जर पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा बनाते हैं तो इसकी मदद से आप एक बड़े सिंगल फेज मशीन की इतनी ही पावर जनरेट कर सकते हैं स्मॉलर साइज में। ये सब उससे कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं आगे। अब अगर हम कहें कि इनके एक्सप्रेशन की बात करें तो जैसे मान लो कि पहले हम सी से शुरू करते हैं, यानी जो बेसिक कॉइल, जो कि आपकी बेसिक कॉइल थी जो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम पैरेलल में है। सो ये सी कॉइल है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अब यहाँ हमने ई बनाया है, एक तरह से ईएमएफ आप कह लो, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। इसके साथ 120 डिग्री पर बी है, ये कॉइल नंबर बी है, तो कॉइल नंबर बी के लिए हो जाएगा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि पहले कॉइल ए चलेगी, उससे 120 फेज पर, फिर उससे 140 फेज पर ए चलेगी। तो सी है, बी है, ई एम है, साइन ओमेगा टी माइनस 240। तो आप देख रहे हो फ्रिक्वेंसी भी एक है, लेकिन हमने उनको रखा ऐसा है कि वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का फेज रखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि आपने पास एक गोला है, इस गोले पे आपने कुछ लोग खड़ा कर रखा है, इसको यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ से दौड़ता है, दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पे पॉइंट 2 है, तीसरा वाला यहाँ पर है, पॉइंट 3 पर है पहला वाला। तो जब ये दौड़ना शुरू कर देता है इससे 120 डिग्री पर ये वाला, तो जब फिर ये दौड़ता हुआ आएगा तो जितनी देर में ये वाला पॉइंट, पहला वाला बिंदु यहाँ तीसरी जगह पहुँचेगा, तब जो दूसरा है वो पहली जगह पहुँचेगा, तब तक तीसरा दूसरी जगह पहुँच पाएगा। फिर आगे जब पहला यहाँ पहुँचेगा तो उस समय तक ये जो तीसरा है वो यहाँ पहुँच चुका होगा और जो दूसरा है वो यहाँ पहुँच चुका होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे कॉइल इस तरह से आगे एक सर्किल में घूम रहे हैं। तो पहला शुरुआत होगी फर्स्ट की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है इस तरह से, फिर उसके 120 डिग्री बाद दूसरे की शुरुआत होगी, फिर उससे 240 के बाद तीसरे की शुरुआत होगी। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे इस पॉइंट से लगातार कोई ना कोई जल्दी जल्दी गुजरता हुआ जा रहा होगा। तो आपने वही ओमेगा टी सी के लिए, बी के लिए 120 का माइनस और ए के लिए 240 का माइनस कर दिया। तो अगर हम इन सबका सम कर दें, मान लो हम इन सभी का सम कर दें तो क्या मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो यहाँ वो दिखा भी है, एप्सिलॉन, ये ई ए है, फिर ये ई बी है, ई सी है, और दोनों के सबके बीच में 120 डिग्री का अंतर है। इसलिए तीन ही तरह की स्थिति है, इसलिए इसको थ्री फेज करें, 3 EMF यहाँ पर जनरेट होते हैं ए बी सी।
अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दिखाइए कि सम ऑफ द 3 ईएमएफ जो फेजेस, जिसको हम फेजेस कहते हैं, किसी इंस्टेंट पे जीरो होंगे। मतलब इस पूरे सर्किट के द्वारा जो टोटल ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो जीरो होगा। तो आपके पास ये सबको जोड़ना है, EA, EB, EC को जोड़ना है। तो आपने देखा कि जो EC है इसकी वैल्यू ये है, EB की वैल्यू ये है और EA की वैल्यू ये है। आपने सबको रख दिया। एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन C प्लस साइन D जो होता है वो 2 साइन C प्लस D कॉस C माइनस D होता है। तो आप मान लो ये साइन C है, ये आपका D है। तो अब आप क्या लिखोगे, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। तो 2 एप्साइलन से यहाँ फार्मूला है 2 एप्साइलन मैक्सिमम साइन C प्लस डी बाई 2, दिस इज कॉस C माइनस डी बाई 2। क्या आएगा आपके पास, आप देखोगे 2 एप्साइलन m तो वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ है। यहाँ इनको जोड़ोगे तो ओमेगा ओमेगा का कैंसिल हो गया, सॉरी ये ऐड हो गया, ओमेगा टी ऐड हो गया, 2 ओमेगा टी हो गया, 120 240 ऐड हो गया 360/2। और यहाँ पर क्या है, ओमेगा में कैंसिल हो गया और 240 माइनस 120 ये कटेगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ओमेगा टी और 360/2 180। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी माइनस 180 साइन ओमेगा टी माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई माइनस ओमेगा टी, एंड इट इज कॉस ओमेगा टी, सॉरी दिस इज कॉस, दिस इज साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। EM साइन ओमेगा टी पहला टर्म जस का तस चला आ रहा है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगा माइनस EM साइन ओमेगा टी। तो आपने EM साइन ओमेगा टी यहाँ रखा है और ये सब कैंसिल होकर के अल्टीमेटली सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और साइन ओमेगा टी जाएगा ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। इसको एक बार प्रूव कर लेना अपने हाथ से, हो सकता है कुछ हॉच पॉच दिख रहा हो, बट यू कैन प्रूव दिस विद दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड टू यूज़ द 3 फेज सिस्टम। क्यों हम यूज करना शुरू करें, जिसकी बात अभी हमने की ही थी। तो यहाँ पर एक तो है कि द पावर फ्रॉम अ सिंगल फेज सिस्टम इज पल्सेटिंग इन नेचर। ठीक है, पल्सेटिंग नेचर होता है। दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्शनेबल इन मैनी एप्लीकेशन। जहाँ हमें कांस्टेंट पावर की हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम पल्सेटिंग पावर इज ऑब्जेक्टेबल, बट इन द 3 फेज सिस्टम द पावर इज नियर टू कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट। उसकी तुलना में यहाँ पर कॉन्स्टेंसी रहती है पावर, अगर आप 3 फेज यूज करते हो। हमें लार्जर आउटपुट मिलता है। द आउटपुट ऑफ द 3 फेज मशीन इज ग्रेटर देन द सिंगल फेज मशीन, ड्यू टू दिस स्मॉलर इन साइज 3 फेज मशीन में बी बिल्ट। भाई जब पावर ज़्यादा मिलता है तो हम छोटी मशीन में भी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल सस्ती होती हैं क्योंकि 3 फेज मशीन्स आर इकोनॉमिकल देन द सिंगल फेज मशीन। ऑल्सो 3 फेज मशीन्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ स्टार्ट। उसमें सेल्फ स्टार्ट की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। पावर फैक्टर जो होता है वो 3 फेज मशीन का वो ज़्यादा होता है इन मशीन्स में, और ये रोटेटिंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं स्टेशनरी वाइंडिंग में। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है, इसके इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें 3 फेज के जो सिस्टम है मोटर का वो हमें ज़्यादा अच्छे से लेना पड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि ये हम 3 फेज लगाएंगे कैसे। 3 वाइंडिंग हमें लगानी है, तो 3 तारों का गुच्छा 3 वाइंडिंग हम लगाएंगे कैसे भी कुछ भी जोड़ देंगे 120 डिग्री पे जोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन उनको हम प्रैक्टिकली कैसे जोड़ते हैं लोग। तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल ये है कि हाउ प्रैक्टिकली 3 वाइंडिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन सच 3 फेज मशीन्स, कैसे जुड़ी होती हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है, इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब भी हमारे सामने आएगा। हम ये पाते हैं कि अगर आप सिंगल फेज सिस्टम को देखें तो उसमें 2 वायर्स ही ज़रूरत होते हैं। एक मतलब अगर आपको वोल्टेज ट्रांसमिट करना है तो उसमें 2 वायर चाहिए, एक को हम कहते हैं फेज और एक को कहते हैं न्यूट्रल। तो सिंगल फेज सिस्टम में हमें सिर्फ 2 वायर्स की ज़रूरत होती है, सिंगल फेज वायर, न्यूट्रल वायर। लेकिन 3 फेज सिस्टम में, जैसा कि फिगर नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, यहाँ पर हमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है represent a possible arrangement which is basically collection of the 3 single phase arrangement। तो यहाँ हमें 6 तारों की आवश्यकता होगी। कैसे होगी जरा देख लेते हैं। आप एक तरीका ये कर सकते हैं, आप एक सिंगल फेज का सिस्टम बनाएं, जैसे ये आर जिसको कहा गया है। आपने एक वाइंडिंग लिया, उस वाइंडिंग को इस तरह से जोड़ दिया किसी लोड के साथ।
आप एक दूसरा सिस्टम बनाएं जिसको क्या आप वाई सिस्टम कह रहे हैं, उसमें भी एक वाइंडिंग लिया, इसको जोड़ दिया किसी दूसरे लोड के साथ में। फिर आपने एक तीसरा सिस्टम लिया जिसको हम बी सिस्टम कह रहे हैं, इसको जोड़ करके इस तरह से इसको जोड़ दिया। तो असल में आपने किया क्या, यहाँ आपने एक सिंगल सिस्टम ये लिया, एक सिंगल सिस्टम ये लिया, एक सिंगल सिस्टम ये लिया और तीनों को एक साथ रख दिया। यानी थ्री फेज को बनाने के लिए आपने क्या किया, जस्ट वन फेज सिंगल फेज के 3 सिस्टम रख दिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हर सिस्टम के लिए 2-2 वायर आपके पास है, तो यहाँ पे 6 वायरों का पूरा अरेंजमेंट है, तो 6 टर्मिनल्स यूज करना पड़ेगा, 6 वायर्स यूज करने पड़ेंगे। फिर हमारे सामने जो होगा कि हमें इसको सस्ता बनाना है और स्मॉलर साइज का भी बना सकते हैं, वो हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना तार लगेगा और इसका साइज अपने आप में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 सिस्टम आप इसके अंदर एक साथ सेटअप कर रहे हो, लोड 1, लोड 2, लोड 3 के साथ में। अच्छा, यहाँ पर RBY क्यों कहते हैं, तो ये ऐसा होता है कि R मतलब होता है कि इसको एक रेड वायर जोड़ते हैं, B मतलब होता है एक ब्लू वायर जोड़ते हैं, और येलो मतलब होता है, Y मतलब होता है येलो वायर जोड़ते हैं, और ब्लू मतलब ब्लू, रेड मतलब R। तो RBY सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इसमें 3 तरह के कलर वाले तार जोड़ते हैं ताकि पहचान सके कौन सा फेज के लिए क्या है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग प्रैक्टिकली रखते हैं और इस चीज़ को हम हमेशा फॉलो करेंगे 3 फेज सिस्टम में, रेड RBY सिस्टम, RBY अरेंजमेंट। तो कुल मिला के हमारी कहानी का ये पड़ाव ये आता है कि अगर हम एक 3 फेज सिस्टम को 3 सिंगल फेज सिस्टम के कॉम्बिनेशन की तरह से बनाते हैं तो सप्लाई वोल्टेज और लोड और इनके बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा तार वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बल्कि भी हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि हमारे पास 2 तरह के तरीके हैं, 2 तरह के अरेंजमेंट जिससे हम जोड़ सकते हैं। एक अरेंजमेंट कहता है स्टार अरेंजमेंट, जिसको वाई अरेंजमेंट कहते हैं। वाई को बाकायदा लिखते हैं WYE, वाई पढ़ते हैं वह वाई, तो या तो स्टार अरेंजमेंट कहो या वाई अरेंजमेंट कहो, एक ही है। और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा अरेंजमेंट कहते हैं। बारी बारी से दोनों अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टार कनेक्शन एंड व्हाट इज स्टार कनेक्शन, या वाई कनेक्शन एंड व्हाट इज़ द डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन बच्चों आप क्या देखते हो कि आपके पास एक पॉइंट है, नोड, न्यूट्रल पॉइंट है, नोड है ये आपका, वहाँ आपने एक कॉइल जोड़ दिया, इसको R1 कहा, एक कॉइल जोड़ दिया Y1 कहा, एक कॉइल जोड़ दिया B1 कहा। यहाँ अगेन रेड येलो ब्लू ही सिस्टम है। R1 से एक टर्मिनल निकाल दिया जो कि टर्मिनल R दिखाता है, Y1 से टर्मिनल Y टर्मिनल दिखाता है, B1 से टर्मिनल B टर्मिनल दिखाता है। यानी कि ये आपका रेड वाला हिस्सा है, ये रेड येलो, और ये येलो वायर के रूप में दिखाई पड़ेगा आपके सर्किट में, और ये ब्लू वायर के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, IR, यहाँ करंट फ्लो कर रही है IY, यहाँ करंट फ्लो कर रही है IB। अब हम इन 2 तारों के बीच के वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। तारों के बीच का वोल्टेज, जैसे ये IR है, R और Y के बीच में जो वोल्टेज है उसको कहते हैं VRY। ठीक है, येलो और ब्लू के बीच में जो वोल्टेज है उसको कहते हैं VYB, और रेड और ब्लू के बीच में जो वोल्टेज है उसको कहते हैं VRB। तो आप देख रहे हो यहाँ हमने 3 वाइंडिंग ली है और 3 ही तार हैं इनके साथ में, और उन्हीं तार के बीच में हम 3 तरह के वोल्टेज निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ वोल्टेजेस भी हमारे कम हो गए हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ वायर्स कम हो गए। सर्किट को कॉम्पैक्ट करने की दिशा में पहला कदम हमने बढ़ा लिया है। डेल्टा कनेक्शन के बारे में क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन जैसा कि दिख रहा है ये डेल्टा है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, क्लोज्ड है। यहाँ पर हमने एक वाइंडिंग जोड़ी, इसका एक सिरा R1 है, एक सिरा R2 है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल कोई नहीं है, N नहीं है इस तरह का, इसलिए हमने दोनों सिरे के नाम रख दिए R1 R2। फिर हमने Y1 Y2, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरह से, तो Y1 Y2 हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे तो B1 B2 हुआ। तो रेड येलो ब्लू ये 3 अरेंजमेंट हैं। ठीक है, जहाँ पर रेड और ब्लू मिल रहे हैं वहाँ से एक वायर निकाल दिया जिसको हमने रेड कहा, जहाँ से येलो और रेड मिल रहे हैं उससे हमने Y निकाल दिया, और जहाँ से ब्लू और येलो मिल रहे हैं वहाँ से हमने ब्लू निकाल दिया। जैसा कि हमने स्टार अरेंजमेंट में देखा था, इस टर्मिनल R वाले टर्मिनल और Y के बीच में VRY है, Y और ब्लू के बीच में VY है, और R और ब्लू के बीच में VRB है। इस तरह के भाई हमारे पास 3 तरह के वोल्टेजेस आ गए। तो यही 2 मुख्य हमारे अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने 3 फेज नेटवर्क को, 3 फेज सिस्टम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं कि स्टार कनेक्शन के बारे में ज़रा बात करो कि भाई स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन की स्थिति क्या होती है। देखेंगे ध्यान से हम, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है, जो भी आप कहें इसको। यहाँ पर आपने एक वाइंडिंग जोड़ दिया, इसको हम कह दिया फेज 1, ये बॉक्स बना दिया, इसके अंदर कॉइल वगैरह जो भी आप रख रहे हो ये फेज 1 है। फिर हमने दूसरा साइड लिया फेज 2, तीसरा साइड लिया फेज 3। पहले वाले साइड को नाम दिया पॉइंट को R, दूसरे वाले को दिया येलो Y, तीसरे वाले को दिया ब्लू।
ये 3 हमने ये पहले ही बनाया था। और आर से जुड़ा हुआ टर्मिनल हो गया, वाई से जुड़ा हुआ टर्मिनल हो गया, ब्लू से जुड़ा हुआ टर्मिनल हो गया। इनसे जो करंट आ रही है वो आई आर है, आई वाई है, आई बी है। जब ये करंट तारों में फ्लो करती है, मतलब आर के तार में फ्लो करके अभी फेज 1 या लोड में नहीं गई है इसमें, तो उसका नाम होता है लाइन करंट। क्योंकि लाइन में फ्लो करे तो लाइन करंट। लेकिन जैसे ही ये इस हिस्से में जाएगी, इस बॉक्स के अंदर जाएगी, जो कि इसमें चोक कॉइल हो सकती है या कॉइल होगी, तो वैसे ही उस करंट का नाम हो जाएगा फेज करंट। तो याद रखो, जब तक तार में बह रही है तब तक इसका नाम है लाइन करंट। जैसे ही ये इस हिस्से में बहना शुरू करेगी, इसका नाम हो जाएगा फेज करंट। और न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको, तो अगर न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है, ये बीच का रेड वाला पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको कह दिया वी आर एन। ठीक है, तो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर एन, लोड में जाने वाली करंट है फेज करंट, और ये जो वोल्टेज है इसे कहा जाएगा फेज वोल्टेज। और जब तार में करंट फ्लो करे तो इसको कहेंगे लाइन करंट। ये सब टर्मिनोलॉजी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही वाई की तरफ जो करंट फ्लो कर रही है आई वाई, ये है येलो लोड लाइन करंट, और ये है आई वाई जो इसके अंदर फेज के अंदर जा रही है, इसे कहेंगे फेज करंट। तो ये वाली जो है यहाँ पर फेज करंट है, और जो वोल्टेज है येलो टर्मिनल और न्यूट्रल के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड द फेज वोल्टेज फॉर येलो। ऐसे ही वी बी एन क्या है, फेज वोल्टेज फॉर ब्लू, और आई बी क्या होगा, फेज करंट फॉर ब्लू, और आई बी ये है लाइन करंट फॉर ब्लू। तो इस तरह से हमारे स्टार कनेक्शन के अंदर ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हेयर द वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच ऑफ द 3 फेज लोड, यानी कि चाहे P1 कह दो, P2 कह दो, P3 कह दो, यहाँ हमने P3 P2 P1 कहा है, इज कॉल्ड द फेज वोल्टेज, को फेज वोल्टेज कहते हैं। एंड द करंट वाया एनी ब्रांच इज कॉल्ड द फेज करंट। तो फेज वोल्टेज और फेज करंट ये हो गई है। अगर हमें ये जो पूरा सर्किट कहें, तो इन द गिवन स्टार कनेक्शन द लाइन करंट एंड फेज करंट इज ऑलवेज सेम। आप देख रहे हो, हम स्टार कनेक्शन में खास बात पाते हैं कि जो करंट आ रही है वही अल्टीमेटली इसके अंदर एंटर करेगी। तो फेज करंट यानी कि जब उस बॉक्स में जाए और जब लाइन करंट यानी जब लाइन में रहे, वो अलग अलग नहीं होती हैं। तो हम ये पाते हैं कि हमारी जो लाइन करंट होती है आई एल, और हमारी जो फेज करंट होती है वो हमेशा सेम होती है हर साइड के लिए। वोल्टेज की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस वाई, वोल्टेज अक्रॉस ब्लू, ये भी सेम होते हैं। अब यहाँ हमने ऐसे नहीं लिखा, वी आर एन नहीं लिख रहे हैं, वी बी एन नहीं लिख रहे हैं, वी वाई एन नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज एन इज कॉमन एवरीवेयर। तो जनरली वी ड्रॉप दिस सफिक्स, एन इज ड्रॉप्ड। तो चाहे हम वी आर वी वाई वी बी कहें या ई आर ई वाई वी बी कहें, ये सिर्फ अंतर है नोटेशन का। अगर आप कभी वी को ई से रिप्लेस कर सकते हैं, कई बुकें ऐसा करती हैं, तो हमने ऐसा ही दोनों ही लिख दिया है यहाँ पर। सो द वोल्टेज बिटवीन द लाइन एंड द न्यूट्रल पॉइंट इज कॉल्ड द फेज वोल्टेज। ये बताया है हमने कि जैसे आपके पास ये जो तार है, ये जो लाइन है, इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी वाई एन, जो कि यहाँ लिखा है। तो इस इज कॉल्ड द फेज वोल्टेज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वोल्टेज बिटवीन एनी 2 लाइन्स इज द लाइन वोल्टेज। आपको निकालना है, आपको ये निकालना है। सपोज आपको रेड और वाई के बीच में वोल्टेज निकालना है, तो वही हो जाएगा आर वाई, इसे कहा जाएगा लाइन वोल्टेज। तो 2 लाइनों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और फेज वोल्टेज तो न्यूट्रल और इस लाइन पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है फेज वोल्टेज। ऐसे ही सिमिलरली करंट फ्लोइंग वाया फेज, या जो लोड ले रहा है उसके बीच में है, वो जो फेज करंट, एंड द फ्लोइंग वाया इज द लाइन करंट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। अब लाइन वोल्टेज हम स्टार अरेंजमेंट में लाइन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें, इसका क्या तरीका है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो एक ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, जनरली क्या था, हमारा स्टार कलेक्शन ऐसा था, एक वाइंडिंग यहाँ होती है, एक वाइंडिंग यहाँ होती है, एक वाइंडिंग यहाँ होती है। इसे कहते हैं रेड, इसे कहते हैं येलो, इसे कहते हैं ब्लू। यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो रेड है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो येलो है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो ईबी है। इसी चीज़ को हम इस तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो यही हमने 3 लाइनों के थ्रू शो कर दिया है। तो अब आपको ये 3 लाइनें शो हो रही हैं। यहाँ आपके पास ई आर एक लाइन है, और ई वाई एक लाइन है, और ई बी एक लाइन है। सोचो, यहाँ से एक लाइन निकल रही होगी, यहाँ से एक तार निकल रहा होगा, यहाँ से एक तार निकल रहा होगा। तो अगर हम पॉइंट बी और वाई के बीच का वोल्टेज निकालें, तो वो येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच का वोल्टेज, यानी कि वो हो जाएगा वोल्टेज बी वाई।
लाइन वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है। तो अब कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको बी वाई के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ निकालना पड़ेगा। अब बी वाई के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको निकालने का तरीका क्या है, इसका निकालने का तरीका ज्योमेट्री का है। हमें मालूम है कि यहाँ जो कॉइल लगी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ई बी। आपके पास ये साइड है, ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो आपके पास ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ई बी कॉस 30। ऐसे यहाँ पर भी 30 है, तो ई वाई का ये हो जाएगा ई वाई कॉस 30। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं, क्योंकि हम इसके हिसाब से एंगल देख रहे हैं 30, इसके हिसाब से एंगल देख रहे हैं 30। तो जो बी डी की वैल्यू है वो ई बी कॉस थीटा है, और जो डी वाई की वैल्यू है ई वाई कॉस थीटा है। तो ऑल द बेस द लाइन वोल्टेज अलॉन्ग एट द बेस द लाइन वोल्टेज इज व्हाट, बी डी और डी वाई को जोड़ दोगे, यानी ई बी कॉस थीटा ई वाई कॉस थीटा जोड़ा है। हमने कहा है कि ई बी और ई वाई जो ये वैल्यू है ये फेज, इसको फेज वोल्टेज कहेंगे, ये आपका फेज वोल्टेज है। जैसे फेज वोल्टेज लोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 टाइम ई पी एच फेज वोल्टेज कॉस 30 बराबर होता है √3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ई √3 ई फेज, और ये क्या था, लाइन वोल्टेज। तो आपके पास जो लाइन वोल्टेज निकल के आया है, लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम फेज वोल्टेज, ई पी एच इज द फेज वोल्टेज और वी लाइन इज द लाइन वोल्टेज। सो ऑल द लाइन वोल्टेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू हमेशा √3 फेज वोल्टेज के बराबर होगी। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये शो करिए कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 टाइम होता है इन द स्टार कनेक्शन। अब हम यहाँ एक फेजर डायग्राम फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पर क्या है, सपोज़ हमने ये कहा कि जैसे अगर हम ऐसे सोचें कि ये हमारा रेड है, एक रेड है, उसके बाद सोचें ये वाला येलो कनेक्शन है, ये रेड कनेक्शन है, और ये जो है ये आपका ब्लू कनेक्शन है। तो आपने एक वोल्टेज ऐसे बना दिया ई आर फॉर रेड, उससे 120 डिग्री पे 120 डिग्री पर, यहाँ से 120 डिग्री पे आपने एक बना दिया ई वाई, फिर उससे 120 डिग्री पर बच्चों आपने क्या बना दिया, उससे 120 डिग्री बना दिया ई बी। तो आपका ई बी, ई आर, ई वाई, ये 3 बन गए, 3 वोल्टेज। अब क्या करो, इसका अपोजिट ले लो, तो ई आर का जो अपोजिट होगा वो हमने रेड कलर से दिखा रहे हैं, वो हो जाएगा माइनस ई आर। ऐसे ही ई वाई का जो अपोजिट है वो हो जाएगा माइनस ई वाई, और ई बी का जो अपोजिट है वो हो जाएगा माइनस ई बी। अब एक खास चीज़ देखो, एक तरफ तो आपने खींचा है ई आर, एक तरफ खींचा है ई वाई, और ये दो हैं, इनका अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से देखें तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इनका एक रिजल्टेंट एक बना सकते हैं, जिसको हम कहेंगे ई आर वाई, जो कि ये आर और वाई के बीच का है। ऐसे ही यहाँ पे रिजल्टेंट बना सकते हैं ब्लू और येलो के बीच में, तो ई बी वाई। ऐसे ही एक रिजल्टेंट हम यहाँ बना सकते हैं ब्लू और आर के बीच में। तो इस प्रकार से अगर ये सबको हम हटा दें, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सब हम हटा दें, हमारे पास सिर्फ क्या बचेंगे, 3 रिजल्टेंट हमारे पास बच रहे हैं। एक है हमारे पास, अरे भाई कैसा बन गया, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक रिजल्टेंट हमारे पास ई बी आर, ओके जस्ट इसको ऐसे बनाते हैं, एक रिजल्टेंट ये बन गया, एक रिजल्टेंट ये बन गया, और अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट ये आ गए। 3 रिजल्टेंट हमारे जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये है, और ये क्या है, लाइन वोल्टेज ये भी है, और ये भी लाइन वोल्टेज है, और ये भी हमारे लाइन वोल्टेज है। इस तरह से हमने लाइन वोल्टेज बना दी है। अब एक चीज़ और यहाँ माइन्यूट सी है जिसको कि हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्योंकि अगर वोल्टेज है तो करंट भी होगी, तो ये आपके पास एक करंट दिख रही है आई बी, ये करंट दिख रही है आई आर, और ये करंट दिख रही है आई वाई, और ये जितनी भी करंटें दिख रही हैं ये सारी करंट क्या है, ये सारी करंट फाई एंगल के साथ फेज पर है। तो पीछे हैं, लैग करती है ना, तो ये फाई फेज पे है, इनके बीच का एंगल फाई है। तो आपने इस डायग्राम के अंदर वोल्टेज भी दिखा दिए, फेज वोल्टेज भी दिखा दिए, आपने इसके अंदर लाइन वोल्टेज भी दिखा दिए, आपने इसके अंदर फेज करंट भी दिखा दी। तो इस प्रकार से बहुत ही कंप्लीट फेजर डायग्राम है जिसके अंदर स्टार कनेक्शन के अंदर जो भी कुछ जुड़ता है सब कुछ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फेज करंट है वो लैग कर रही है फेज वोल्टेज से 5 डिग्री। तो कहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, यहाँ पे दिख रहा है। ये ई आर फेज वोल्टेज था, ये फेज करंट थी, बीच में एंगल कितना है 5 है, लैग कर रही है।
और यहाँ पर एक चीज़ क्या देखते हो कि जो लाइन वोल्टेज लीड्स टू द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो अगर आप लाइन वोल्टेज की बात करो तो जो रेड कलर से आप दिखा रहे हो दिस इज द लाइन वोल्टेज, दिस इज द फेज वोल्टेज, और इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लीड कर रहा है। तो यानी कि आपका जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। पावर की बात करें तो पावर की वैल्यू क्या होती है, वी आई कॉस फाई। हमें मालूम है कि जो ये दोनों का प्रोडक्ट होता है वो अपरेंट पावर होता है। अगर अपरेंट पावर में पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ट्रू पावर आ जाती है। सो ऑल द बैलेंस एट द बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन एक कंडीशन है जिसको कि हम स्टेट करते हैं स्टार कनेक्शन के लिए जनरली हम जब भी उसको यूज करने जाते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन का ये मतलब है कि सारे फेज पावर्स इक्वल होते हैं। तो अगर तीनों फेज पावर इक्वल है तो टोटल फेज कितना हो जाएगा, तीनों तीन फेज पावर, और फेज पावर ये आपके पास है। तो आपके पास वी पी एच हो गया, आई पी एच हो गया, कॉस फाई हो गया। हमें मालूम है कि वी पी एच जो है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम 1/√3 होता है, और फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती है। ये रखोगे आप यहाँ पर तो जाएगा वी एल बाई √3, और ये √3 इस √3 काटेगा आ जाएगा √3 वी एल वी आई कॉस फाई। तो इस तरह से हम एक एक्टिव पावर के बारे में जान जाएंगे। अगर हमने इसमें साई फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √VL/VIL में अगर हम साइन फाई से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम रिएक्टिव पावर को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन का एक दूसरा ऑप्शन है, एक तरह से तो उल्टा होता है। जैसे स्टार कनेक्शन में क्या होता है, वी फेज का √3 टाइम वी लाइन होता है, और हमारा जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट के बराबर होती है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में होता है कि जो आई होती है फेज बाई √3 वो होता है आई एल, और वी फेज जो होता है वो वी लाइन के बराबर होता है। ये मतलब उल्टा होता है। तो जो कंडीशन स्टार में वोल्टेज की होती है वो कंडीशन डेल्टा में करंट की होती है, और जो कंडीशन करंट की स्टार में होती है वो कंडीशन वोल्टेज की डेल्टा में होती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझोगे, इन द डेल्टा कनेक्शन सिस्टम स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द फिनिशिंग एंड ऑफ द अनदर कॉइल। तो ठीक है, जैसे ये हमारा रेड है, रेड का स्टार्ट है वो येलो के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो फिनिश है वो रेड के साथ जुड़ा हुआ है। तो वही लिखा है कि स्टार्टिंग और एंड होता है एक कॉइल का, वो कनेक्ट होता है फिनिशिंग एंड ऑफ द अनदर कॉइल। तो इसका तो अगर हम कह रहे हैं येलो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ ख़त्म हुआ है, और जो और जो रेड है वो यहाँ शुरू हुआ है यहाँ ख़त्म हुआ है, तो आपका जो ब्लू है वो येलो के एंड पे ख़त्म जुड़ रहा है और रेड के स्टार्ट से जुड़ रहा है। तो इस तरह से ये लिखा, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द फिनिशिंग एंड ऑफ द अनदर कॉइल। दिस क्लोज्ड अरेंजमेंट लीड्स टू द नेम मैश कनेक्शन। इसीलिए इस डेल्टा कनेक्शन, तो इसका शेप डेल्टा जैसा इसलिए कहते हैं, बस इसको एक मैश कनेक्शन भी कहते हैं, जैसे लूप बनता है। अब देखो इसका अगर हमें फेजर डायग्राम देखना है प्यारों तो हम यहीं से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे आप देखो ये IRB है करंट की, तो हमने करंट के लिए इस तरह से IRB कर दिया। ऐसे ही अगर ये IBY है तो हमने यहीं से IBY भी कर दिया, और अगर ये वाला IY है तो हमने इसी पॉइंट से IYR कर दिया, तीनों कर दिया। और फिर क्या किया, इनके अपोजिट को भी एक्सटेंड कर दिया। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये -IYR, इस करंट की पीछे को बढ़ाया तो -IBY, और अगर हमने इसको पीछे बढ़ाया थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो ये -IRB। अब क्या हुआ, आपके पास एक साइड ये है एक साइड ये है, इनका रिजल्टेंट निकाल के देखो तो ये हो जाएगा IB, इन दोनों का रिजल्टेंट IR, इन दोनों का रिजल्टेंट IY। तो आपके पास रिजल्टेंट और सब एक दूसरे से 120 के फेज पर जुड़े हैं। तो यहाँ ज्योमेट्री लगाओगे तो ज्योमेट्री लगाने पर अब की बार ज्योमेट्री करंट की लगेगी, जैसे आई ये फिर वही ज्योमेट्री लगाओ यहाँ पर, ये एंगल 30 है, यहाँ से जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, आई फेज इज IL/√3। हाँ यही वैल्यू आएगी जो वोल्टेज के लिए आती थी। तो फॉर डेल्टा सिस्टम द फेज वोल्टेज इक्वल्स टू द लाइन वोल्टेज, ये होगा, और जो फेज करंट है वो लाइन करंट का √3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ अपरेंट पावर कितना हो जाएगा, 3 टाइम वी फेज वी आई फेज, और आई फेज की जो IL/√3 करोगे ये कैंसिल करेगा, √3 VL हो जाएगा। दिस इज द अपरेंट पावर। एक्टिव पावर के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टिव पावर के लिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से अगर हम एक हम पावर ट्रायंगल यहाँ पर बना सकते हैं, पावर ट्रायंगल यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें अगर ये एंगल फाई है
तो S जो होगा अपरेंट पावर है, Q जो होगा रिएक्टिव पावर है, और P जो होगा वो एक्टिव पावर है। इस प्रकार से आपको बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री फेज सिस्टम। और इतना ही बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू नीड नॉट टू गो मच डिटेल बियॉन्ड दिस। इवन कुछ हम डिटेल में चले भी गए हैं इस केस में। इसके बाद इस पे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे जो प्लग इन करने हैं, आपको बस फेज पहचानना है, आपको बस उनके बीच का एंगल पहचानना है, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहचाननी है। एक्टिव और रिएक्टिव की वो जो ये पूरा टंग ट्विस्टर है, इसको थोड़ा समझना है। एक्टिव में कॉस से मल्टीप्लाई, रिएक्टिव में साइन से मल्टीप्लाई, इतना कुछ अगर आपको ध्यान में रखना है, यू विल क्रैक दिस यूनिट लाइक अ प्रो। ओके, you will crack the unit like a pro and you will get maximum marks from this particular unit. सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और अब हम यहाँ पर इस यूनिट को समाप्त कर रहे हैं। सभी तरह की जितनी भी हर यूनिवर्सिटी का जितना भी कंटेंट है वो लगभग हमने इसमें कवर कर दिया। कुछ चीज़ें अगर छूटी हुई होंगी तो हम उसको एक स्पेशल वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देंगे और इसको हम आपको पूरा करा देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसफॉर्मर। वी विल सी द डिटेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।